जय हिंद दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद। यह क्लास 10th का इतिहास का पहला चैप्टर है, यूरोप में राष्ट्रवाद। इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहला है, रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? ऑप्शन में है फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया। इस चारों ऑप्शन में से सही आंसर है सी नंबर, यानी कि ब्रिटेन का निवासी था। उसके बाद है, यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन में है 1928 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में, 1931 ईस्वी में। इस चारों ऑप्शन में से यंग यूरोप की स्थापना हुई थी 1928 ईस्वी में। उसके बाद आता है, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन में है मेजनी ने, बिस्मार्क ने, काबूर ने, गैरीबाल्टी ने। इस चारों ऑप्शन में से आंसर हो जाएगा यंग इटली की स्थापना मेजनी ने की थी। उसके बाद है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? ऑप्शन में है मेजनी, गैरीबाल्टे, विक्टर इमैनुअल, मुसोलिनी। इस चारों ऑप्शन में से यंग यूरोप का संस्थापक था मेजनी। अब आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता कौन था? ऑप्शन में है मेटरनिक, मेजनी, नेपोलियन, गैरीबाल्टे। इस चारों ऑप्शन में से सही आंसर है सी नंबर, नेपोलियन ने इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता है। उसके बाद है, इटली के एकीकरण का मसीहा कौन है? मसीहा कौन है? ऑप्शन में है मेजनी, नेपोलियन, मेटरनिक या गैरीबाल्टी। इस चारों ऑप्शन में से आंसर सही है मेजनी। इटली का एकीकरण का मसीहा मेजनी है, क्योंकि शुरुआत मेजनी ने किया था। उसके बाद है, इटली के एकीकरण की तलवार कौन था? इटली के एकीकरण की तलवार कौन था? ऑप्शन में है बिस्मार्क, गैरीबाल्टी, नेपोलियन, कोसूत। इस चारों ऑप्शन में से सही आंसर है बी नंबर, गैरीबाल्टी। उसके बाद आता है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन में है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप या पश्चिमी एशिया। तो इटली एवं जर्मनी वर्तमान में महादेश के अंतर्गत आते हैं, यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है 9 नंबर क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? ऑप्शन में है काउंट काबूर, बिस्मार्क, गैरीबाल्टे या मेजनी। इस चारों ऑप्शन में से सही आंसर है जर्मनी के एकीकरण का उत्तरदायी था बिस्मार्क। उसके बाद है 10 नंबर क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? ऑप्शन में है मेजनी, गैरीबाल्टे, लेनिन, बिस्मार्क। इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार बिस्मार्क था। उसके बाद है 11 नंबर क्वेश्चन, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में के विरुद्ध कौन सा देश था? ऑप्शन में है इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांसा। तो इटली जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध था ऑस्ट्रेलिया। अब आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? ऑप्शन में हो जाएगा बिस्मार्क का, मेजनी का, काबूर का, गैरीबाल्टी का। इसका आंसर हो जाएगा बिस्मार्क का, यानी कि इटली के एकीकरण में संबंध नहीं था तो बिस्मार्क का। ये तीनों का संबंध था मेजनी का, काबूर का, गैरीबाल्टी का। उसके बाद है 13 नंबर क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था? ऑप्शन में है प्रजातंत्र शासन, निरंकुश शासन, गिरफ्तारी पत्र या मनसबदारी प्रथा। इस चारों ऑप्शन में से सही आंसर है बी नंबर, निरंकुश शासन था। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण निरंकुश शासन था। उसके बाद है 14 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? ऑप्शन में है नेपोलियन को, वोल्टेयर को, दिदारो को, रूसो को। इस चारों ऑप्शन में से सही आंसर है डी नंबर, रूसो को। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत रूसो को कहा जाता है। उसके बाद है, फ्रांस ने मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा किस भाषा में की? ऑप्शन में है व्यवस्थापिक भाषा, संविधान भाषा, नेशनल कन्वेंशन डायरेक्टरी। इस चारों ऑप्शन में से सही आंसर है बी नंबर, संविधान भाषा। उसके बाद है 16 नंबर क्वेश्चन,
फ्रांस में सामंतवाद का अंत कब हुआ, अथवा फ्रांसीसी क्रांति कब हुई। यह दोनों क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन है पहले 4 अगस्त 1789, 18 नवंबर 1789, 24 सितंबर 1789 या 21 मई 1789। इस चारों ऑप्शन में से ए नंबर आंसर सही है। 4 अगस्त 1789 को फ्रांसीसी क्रांति हुई और फ्रांस में सामंतवाद का अंत हुआ था। अब उसके बाद आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। ऑप्शन में है हैप्सबर्ग, ऑस्ट्रेलिया वंश, उसके बाद है बुर्बो वंश या जारशाही। इस चारों ऑप्शन में से सही आंसर है सी नंबर, बुर्बो वंश। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना हुई वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी, तो बुर्बो वंश द्वारा। उसके बाद है यूरोपीय समझौता का पालना किसे कहा जाता है। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। ऑप्शन में है यूनान को, जर्मनी को, इटली को या ब्रिटेन को। इस चारों ऑप्शन में से सही आंसर है ए नंबर, यूनान को। यूरोपीय सभ्यता का पालना कहते हैं यूनान को। उसके बाद है 19 नंबर क्वेश्चन, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। ऑप्शन में है तुर्की को, मिस्र को, उसके बाद है यूनान को या पोलैंड को। इस चारों ऑप्शन में यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। उसके बाद है 20 नंबर क्वेश्चन, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। ऑप्शन में है जर्मनी, यूनान, तुर्की या इंग्लैंड। तो इस चारों ऑप्शन में से यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा, इसका आंसर होगा बी नंबर, यूनान का। अब आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की। ऑप्शन में है हैदर अली, टीपू सुल्तान, उसके बाद है सफदरगंज, उसके बाद है शिवाजी। इस चारों ऑप्शन में से सही आंसर है बी नंबर, टीपू सुल्तान। उसके बाद है 22 नंबर क्वेश्चन, बिस्मार्क क्या था। ऑप्शन में है कवि, नाटककार, संगीतज्ञ, उसके बाद है कूटनीतिक। इस चारों ऑप्शन में से बिस्मार्क था कूटनीतिक। अब आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, बिस्मार्क प्रासा का चांसलर कब नियुक्त किया गया। ऑप्शन में है 1860 ईस्वी में, 1862 ईस्वी में, 1863 ईस्वी में, 1865 ईस्वी में। तो इसका आंसर होगा बी नंबर, 1862 ईस्वी में। उसके बाद है 24 नंबर क्वेश्चन, बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था। ऑप्शन में है रूसो, हीगल, अस्टद, उसके बाद है जैकब। इस चारों ऑप्शन में से सही आंसर है बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था, तो हीगल के विचारधारा से। उसके बाद है 25 नंबर क्वेश्चन, वियना सम्मेलन कब हुआ था। ऑप्शन में है 1815 ईस्वी में, 1820 ईस्वी में, 1818 ईस्वी में, 1848 ईस्वी में। तो इसका आंसर होगा ए नंबर, 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ था। तो इस वीडियो में हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन तक जानेंगे। अगली वीडियो में 26 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ 26 नंबर क्वेश्चन से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।